हेलो एवरीवन, मैं विजय प्रकाश आप सभी का आइकॉनिक बोर्ड एग्जाम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे पिछले कक्षाओं में हमने वास्तविक संख्याओं का सामान्य परिचय देखा था और आज की क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को करने वाले हैं। तो आइए करते हैं आज के क्लास की शुरुआत। और आज की शुरुआत हमारी एक छोटे से फार्मूले से होगी और यहाँ पर ये फार्मूला इस चैप्टर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आपको ध्यान देना है कि किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, किन्हीं भी दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, उन संख्याओं के लासा और मासा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर। अगर आपके पास कोई भी दो संख्या है, उन दोनों संख्याओं का हम मासा ले लें और लासा ले लें, तो संख्याओं का गुणनफल उनके मासा और लासा के क्या होगा, गुणनफल के बराबर। ये फार्मूला आपको याद रखना है, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्नावली की तरफ। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, यहां पर एक शब्द आया अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी संख्या का ऐसा गुणनखंड जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य हों, उसी को हम बोलते हैं क्या है, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे पहला प्रश्न है आपके पास 140। 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। आइए इसको करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 140 140 को अगर हम विभाजित करें तो ये हमारे पास 2 से विभाजित हो जाएगा। तो 2 से इसको हम विभाजित करेंगे तो 2 सते 14, यहाँ पे 0। फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे, 2 तिया 6, 1 इसके पास गया, 10, 2 पंचे 10। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा, या और ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। इसको 5 से विभाजित करो, तो 5 से विभाजित करेंगे तो ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 सते 35। 7 आया, 7 किसी से नहीं, केवल और केवल 7 से विभाजित होगा। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, 144 का मैंने गुणनखंड किया और इसमें सभी संख्याएं हमें अभाज्य दिखाई पड़ रही हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आपके पास आंसर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये बात आप ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 156। 156 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट में हमें सम संख्या दिखाई पड़ रही है, यानी ये 2 से विभाजित हो जाएगी। जब इसे 2 से विभाजित करेंगे तो 2 सते 14, 1 बचा, 6 के पास गया, 2 अठे 16 हो गया। अब इसे हम फिर 2 से विभाजित करेंगे क्योंकि लास्ट में सम संख्या दिखाई पड़ रही है। 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नवा 18। अब ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि 39 यानी लास्ट में 9 दिखाई पड़ रहा है। 9 एक विषम संख्या है, ये 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, 13 हो गया। 13 किसी से नहीं, केवल और केवल 13 से कटेगा, 13 एकन्नम 13। अब इसको अगर हम गुणनफल के रूप में लिखें तो ये आपका 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 13। इसमें सभी संख्याएं हमको अभाज्य दिखाई पड़ रही हैं। 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी एक अभाज्य संख्या और 13 भी हमारे पास एक अभाज्य संख्या है। तो इसका राइट आंसर आपके पास हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है 38-25। 38-25 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 38-25 ठीक। अब ये संख्या आपसे 2 से विभाजित होने वाली नहीं है, क्या ये 3 से विभाजित हो सकती है? तो ध्यान देना, हाँ ये 3 से विभाजित हो सकती है क्योंकि 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, यानी इनका योगफल 18 आ रहा है और 18 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये संख्या भी हमारे पास 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से इसको हम विभाजित करते हैं, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 2 बचा 22 हो गया, 3 सते 21, 1 बचा 5 के पास गया, 3 बचे कितना हो गया, 15।
अब ये क्या फिर 3 से विभाजित हो जाएगी? हाँ, ये 3 से विभाजित हो सकती है। 3 से इसको विभाजित करो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, यहाँ पे बचा 1, 3 बचे कितना हो गया 15। अब यहाँ पर ये 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 4 2 6 6 5 11, यानी ये 3 से विभाजित नहीं होगा। लास्ट में 5 दिखाई पड़ रहा है, ये 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 से इसको विभाजित करोगे तो 5 8 40, बचा कितना 2 25, पचम 25, 85। अब ये फिर 5 से क्या हो जाएगा विभाजित, 5 से इसको विभाजित करो तो 5 का नम 5, बचा 3 35, 5 सते कितना हो गया 35। अब 17 आया, 17 केवल और केवल किससे विभाजित होगा 17 से। अब इसको अगर गुणनफल के रूप में लिखें तो 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे क्या हो गया 17। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके गुणनखंड में सभी संख्याएं क्या है अभाज्य हैं। 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या और 17 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है 5005, 5005 का क्या लिखना है अभाज्य गुणनखंड। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं भाई, यहां पर ध्यान दीजिएगा। 5005 है, ये संख्या 2 से तो कटने वाली है नहीं क्योंकि लास्ट में हमारे पास सम संख्या नहीं है। क्या ये 3 से कटेगी? 3 से भी नहीं कटेगी, तो 5 5 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 3 से कटने वाला है नहीं। ये संख्या 5 से कट जाएगी। इसको जब हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 का नम 5, यहाँ पे आपका डबल 0, 5 का नम 5। अब ये क्या 5 से कटेगी? नहीं, क्योंकि लास्ट में हमारे पास 1 है और 0 अगर 5 होता तो 5 से कट जाती। अब ये क्या संख्या 7 से कट सकती है? हाँ, इसको 7 से ट्राई करते हैं। तो 7 से इसको काटोगे तो 7 का नम कितना हो गया 7, बचा 3, 0 के पास गया 30, 7 चौक 28, बचा कितना 2, 1 के पास गया 7 तिरिक्का 21, यानी ये 7 से कट गई। क्या अब यहाँ पे 143 आया? अब 143 7 से कटने वाला नहीं है। क्या ये 9 से कट सकता है? 9 से भी नहीं कटेगा। इसको 11 से काटते हैं। जब इसे आप 11 से काटोगे तो 11 का नम क्या हो गया 11, बचा कितना 3, 3 के पास गया 33, 11 तिया कितना हो गया 33, यहाँ पे 13 आया, 13 किसी से नहीं, 13 खुद 13 से कट जाएगा। अब इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये हो गया 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इसके गुणनखंड में सभी संख्याएं क्या दिखाई पड़ रही हैं अभाज्य दिखाई पड़ रही हैं। 5 भी एक अभाज्य संख्या है, 7 भी एक अभाज्य है, 11 भी एक अभाज्य है और 13 भी एक अभाज्य है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 74 29। 74 29 का भी हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 74 29 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 74 29 ये किससे विभाजित होगी? ये संख्या आपकी 17 से विभाजित होगी। 17 के सिवाय पहले किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी। ना तो ये 3 से विभाजित होगी, ना तो ये 7 से होगी, ना तो 11 से, ना तो 13 से। इसको हम 17 से विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, 17 से जब आप इसको भाग दोगे तो ये हो जाएगा 17 चौके 68, यहाँ पे 74 है, बचा आपके पास 6, ये 2 के पास गया 62 हो गया। 17 तिरिक 51 3 बार ले जाएंगे, बचेगा 11, 11 9 के पास जाएगा 119 हो जाएगा। 17 सत्ते क्या हो जाएगा 119। अब यहाँ पर 437 आया, 437 भी आपका 17 से नहीं कटेगा, इसको 19 से काटते हैं। तो 19 से जब इसको भाग दोगे तो 19 दूना कितना हो गया 38, बचा कितना 5, 7 के पास जाएगा 57, 19 तिरिक्का कितना हो गया 57, 23 किसी से नहीं कटेगा, 23 केवल और केवल किससे कटेगा 23 से। 23 का नम कितना हो गया 23। तो इसको अगर हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे आपके पास क्या हो गया 23, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड हमें मिल गया 17 गुणे 19 गुणे क्या हो गया 23। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगले प्रश्न में कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ है। मैंने आपको पहली स्लाइड पे फार्मूला बताया था कि किन्हीं दो संख्याओं का जो गुणनफल है उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या होता है बराबर। वही इस प्रश्न में आपको करना है। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है
26 और कौन सी संख्या है 91। सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कर लेते हैं। लासा और मासा, तो सबसे पहले दोनों का हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 26, यहाँ पे हम लिखते हैं 26, ध्यान दीजिएगा 26। 26 26 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 तिया 6। इसको हम 13 से विभाजित करेंगे, 13 एक अन्नम कितना 13। तो यहां पर हमारे पास आया 2 गुणे 13 गुणे 1। ठीक, दूसरी संख्या हमारे पास 91 है, दूसरी संख्या हमारे पास 91 है, ध्यान दीजिएगा 91। 91 आपका 7 से कटेगा, 7 से इसको विभाजित करोगे 13 सते 91 होता है। 13 आपका केवल और केवल 13 से कटेगा। इसका जब भैया अभाज्य गुणनखंड हमने किया तो 7 गुणे 13 गुणे 1 आया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है इसका लासा और मासा। इसका हमें निकालना क्या है लासा और मासा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मासा की, इसके मासा की। तो मासा का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो ध्यान देना, दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हमको यहाँ पे 13 दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पर भी हमें क्या दिखाई पड़ रहा है 13। दोनों में हमें 1 भी दिखाई पड़ रहा है, तो यानी दोनों में जो कॉमन है वही इसका क्या हो जाएगा मासा। तो मासा बराबर आप लिखेंगे, मासा बराबर आपके पास हो जाएगा 13 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपके पास क्या आ जाएगा 13। इसका क्या हो गया मासा। अब हम बात करते हैं इसके लासा की, इसके लासा की। तो लासा का मतलब जो कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं। तो कॉमन यहां पर क्या दिखा हमको, कॉमन हमको यहाँ पे 13 दिखा, 13 को लिख लिए। कॉमन के सिवाय बाकी दोनों में जो संख्याएं बचती हैं उसका हम आपस में क्या कर देते हैं गुणा। तो यहां पर देखो क्या बच रहा है 2, तो यहाँ पे 2 से गुणा। और इसमें क्या बच रहा है आपके पास 7, तो यहाँ पे हम 7 से गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 13 दूनी 26 और 26 गुणे 7। तो इसको आप ऐसे लिखोगे 26 गुणते आपके पास क्या हो जाएगा 7। 7 का गुणा कर देंगे, 7 छंग आपके पास क्या हो जाएगा 42 का 2 और 7 दूनी 14 और 14 4 कितना हो जाएगा 16। तो इसका हमारे पास निकल कर आ गया लासा 162 और इसका मासा कितना हो गया 13। अब हमको यहाँ पे करनी क्या है जांच करनी है, यहाँ पे हमको क्या करनी है जांच, ध्यान दीजिएगा। इसकी हम यहाँ पे कर क्या लेते हैं जांच। जांच में क्या करनी है, पहली संख्या गुणे आपके पास दूसरी संख्या बराबर आपके पास क्या होता है लासा और गुणे में क्या होता है मासा। इसी की हमें जांच करनी है। पहली संख्या आपके पास कितनी है भाई 26 है और दूसरी संख्या क्या है 91 बराबर। इनका लासा कितना निकल कर आया है 162, 162। इनका मासा कितना आया है आपके पास 13 आया है, कितना आया है 13। अब इसका हम गुणा कर देते हैं। 91 का 26 में जब गुणा करोगे 26 91, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक छक्के कितना हो गया 6, एक दुक्के 2, 9 से करोगे 9 छक्के 54 और 9 दूनी 18, 18 5 कितना हो गया 23। जोड़ दो, ये आपका 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, ये आपका हो गया 23 66। तो इसका यहाँ पे आपके पास जब गुणा किए तो आपके पास कितना आया 23 66 आया बराबर। इन दोनों का हम गुणा करके देखते हैं। जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 162 में किसका गुणा करना है 13 का गुणा करना है। देखो 3 दूनी 6 और 3 छंगे 18 और 3 एक अन्नम 3, 3 एक कितना 4 गुणे, एक दुक्के 2, एक छक्के 6, एक एक अन्नम 1। तो यहाँ पे 6 8 2 कितना हो गया 10 और 6 4 10, 10 2 12 और यहाँ पे 1 और 1 ये 2। कहीं पे गुणा गलत हो गया क्या, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। इसका मासा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। लासा निकालोगे 13 गुणे 2 गुणे कितना है 7, 13 दूनी 26 और ये 7, 7 छंग 42 का 2 और 7 दूनी 14। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है, ध्यान दीजिएगा। 7 छंग कितना हो गया 42 की 2 और 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो जाएगा 18। यहाँ पर हमारे पास 182 आएगा। यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा, यहाँ पर आपके पास 182 हो जाएगा। ठीक है भाई
182, यानी यहाँ पर इसका हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका हम फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 182 का 13 में मल्टीप्लाई, 182 का 13 में मल्टीप्लाई, ध्यान दीजिएगा, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 3 अट्ठे 24 का ये 4, और 3 का नम 3, 3 और 2 5, 3 2 5, ठीक है, एक दुक्के आपका 2, एक अट्ठे 8 हो गया, और एक एक अन्नम 1 हो गया, ये आपका 6 और 4 2 6, 8 5 13 की 3, और ये आपका 2, 23 66, यानी इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया 23 66 आ गया। ये इसकी हमारे पास क्या हो गई जांच, ये इसकी हमारे पास जांच हो गई, ठीक है। चलिए आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। यानी दोनों का हमने क्या निकाला, मासा और लासा निकाला, और उसके बाद जांच में मैंने क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे क्या होता है मासा। दोनों संख्याओं को मैंने रख दिया 26 गुणे 91, इसका लासा निकल कर आया था 182, मासा निकल कर आया था 13, दोनों का हमने गुणा कर दिया, दोनों तरफ हमारे पास पक्ष क्या हो गए बराबर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, 510 है और आपके पास क्या है 92। तो सबसे पहले हम 510 का करते क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो ध्यान दीजिएगा, 510 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 510। तो 510 को 2 से विभाजित करेंगे, कट जाएगा, 2 दूना 4, बचा 1, 11 के 1 के पास गया, 2 पंचे 10, फिर ये इसके पास गया, 2 पंचे 10। अब ये क्या 2 से कटेगा, 2 से तो कटने वाला नहीं, ये 3 से कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे, 3 अट्ठे 24, बचा कितना 1, और 3 बचे कितना हो गया 15। अब ये क्या 3 से कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला, ये आपका कट जाएगा 5 से, 5 से इसको काटोगे, 5 का नम 5 हो जाएगा, 3 बचा, 5 के पास गया 35, ये हो जाएगा 5 सते 35। अब 17 किसी से नहीं कटेगा, केवल और केवल किससे कटेगा 17 से, तो 17 का नम कितना हो गया 17। तो इसका हमने गुणनखंड किया, तो इसका गुणनखंड आपके पास आया, यानी 510 बराबर आपको मिल गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 1, ठीक है। अब दूसरी संख्या हमारे पास 91 है, 91 का कर लेते हैं, 92 है, दूसरी संख्या क्या है 92। तो 92 का करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 92 का कर लेते हैं, ध्यान देना, 92 2 से कट जाएगा, जब इसको 2 से काटेंगे तो 2 चौके कितना हो गया 8, बचा कितना 1, 2 के पास गया, 2 छंग कितना हो गया 12, फिर इसको 2 से काटो, ये 92, 2 चौके 8, 2 छंगे 12, फिर इसे 2 से काटो, 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ पे 23 आया, 23 किसी से नहीं, केवल और केवल किससे कटेगा 23 से, तो 23 का नम कितना हो गया 23। तो इस यहाँ पे 92 का जब मैंने अभाज्य गुणनखंड किया, तो 2 गुणे कितना आया 23 आया, कितना आया भाई 23 आया। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, दोनों का लासा और मासा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके लासा की, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मासा की। तो मासा का मतलब जो दोनों में क्या हो कॉमन। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, 2 यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है, 2 हमें यहां पर भी दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब 2 को हम यहां लिख लेते हैं गुणे में। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 3 यहां पे है, पर यहां पे 3 हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है, 5 यहां पर है, हमें 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है, 17 यहां पे है, 17 यहां पर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिला के यहां पर हमें केवल और केवल 2 और 1 दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा एक यहां पर भी है, एक हमारा यहां पर भी है, और एक हमारे पास यहां पर भी है। तो यानी दोनों में हमको कॉमन केवल और केवल 2 और 1 दिखाई पड़ा, तो इसका मासा आपके पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके लासा की, इसके हम लासा की बात करते हैं, लासा ध्यान दीजिएगा, जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, कॉमन आपका क्या है 2। अब 2 के सिवा ध्यान देना, यहां पर आपका ये 3 लिख लिए, 5 है 5 लिख लिए, 17 दिख रहा है 17 लिख लिए, इन में क्या दिख रहा है, इधर हमारा एक 2 और है, एक हमारा क्या है 23 है, सबको मैंने गुणे के रूप में लिख लिया। अब इसका गुणा करके लिख देते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचे 30, और 30 दूना कितना हो जाएगा 60, यानी 60 गुणे 17 गुणे 23 हो गया। 60 का 17 में हम अगर गुणा कर दें, यहां पे आप साइड में देखिएगा, थोड़ा सा आगे यहीं पे कर देते हैं, ध्यान देना, 17 का 60 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा
102। 17 छक्का कितना हो जाएगा? 102 जीरो, यानी 1000 कितना हो गया? 20। और गुणे में यहाँ क्या है आपके पास? 23 है। कितना है? 23। 1020 का 23 में गुणा करके देखते हैं। 1020 का हम 23 में क्या करते हैं? गुणा। तो 3 जीरोम जीरो, 3 दूनी 6, 3 जीराम जीरो, 3 एकन्नम 3, 2 जीराम जीरो, 2 दूना 4, 2 जीराम जीरो, 2 एकन्नम कितना? 2। तो ये आपका जीरो, ये 6, ये आपका 4, ये आपका 3, ये 23। 2346 जीरो कितना आया? 2346 जीरो आएगा। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2346 जीरो। ठीक भाई, तो कुल मिलाकर इसका लासा निकल कर आया 2346 जीरो और इसका मासा निकल कर आया है कितना? 2। अब सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ पे हम भाई इसकी जांच कर लेते हैं। जांच में क्या करना है आपको? जांच करनी है इसकी, जांच कर लेते हैं। जांच में क्या होगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF और गुणे एलसीएम, यही करना है। पहली संख्या क्या है? 510 है, 510 गुणे दूसरी संख्या कौन सी है? 92 है, बराबर HCF। HCF इसका कितना निकल कर आया है? 2। उठाओ यहीं पे 2 पुट कर दो। एलसीएम, एलसीएम इसका कितना आया है? एलसीएम ये 2346 जीरो, 2346 जीरो, 2346 जीरो। अब इसका हम गुणा कर देते हैं। गुणा करो, 2 का गुणा करोगे 2 जीरो जीरो, 2 छंगे 12, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये इतना हो गया। 510 का 92 में गुणा करके देख लेते हैं कितना आता है भाई। गुणा करो इसको, देखो भैया यहीं पे कर लेते हैं साइड में, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। 510 है, 510 है और ये आपका 92 है। तो 2 जीरोम जीरो हो गया, 2 एकन्नम 2 और 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, 9 से करोगे 9 जीरो जीरो, 9 एकन्नम 9 हो गया और 9 पचे 45 हो गया भाई। ठीक है, ये आपका जीरो, ये 2, ये आपका 9, 5 1 6, ये इतना हो गया 46 92 जीरो। तो इसका गुणा करने पे हमारे पास मिल गया 46 46 46 92 जीरो बराबर आ गया। यानी कुल मिला के हमारा LHS RHS के क्या हो गया? बराबर। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं के मासा और लासा के गुणनफल के क्या हो गया? बराबर। यानी पहली संख्या 510 थी, दूसरी संख्या आपके पास 92 थी, दोनों का गुणा किए और इनका जो HCF निकल कर आया और LCM दोनों का गुणा कर दिए तो आपस में क्या हो गए? बराबर भाई। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके पास 396 और 54। दो संख्याएं हैं 396 और 54। सबसे पहले दोनों का हम करते क्या है? अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। पहली संख्या आपके पास है 396। अब 396 ये 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में हमको सम संख्या दिखाई पड़ रही है, तो 2 से इसको विभाजित करेंगे। 2 एकन्नम 2, 1 बचा, 19 के पास 9 के पास गया, 19 हुआ। 2 नवा कितना हो गया? 18। 1 बचा, 6 के पास गया, 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। फिर इसको हम 2 से काटेंगे, 2 से काटोगे तो 2 नवा कितना हो गया? 18। 1 बचा, 8 के पास गया, 18। 2 नवा कितना हो गया? 18। अब इसको हम 3 से काट देंगे, 3 से काटोगे तो 3 एकन्नम 3 और 3 एकन्नम 3, यहाँ पे आया 11। ठीक है, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। 3 त्रिक्का 9 और 3 त्रिक्का क्या हो जाएगा? 9। अब इसको हम फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3। अब ये 11 से कट जाएगा, 11 एकन्नम क्या हो गया? 11। तो यानी 396 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपके पास मिला 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे क्या मिला? 11। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 54। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? 54। 54 का कर देते हैं। 54। 54 हमारा 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे 2 दूना 4, 1 बचा, 2 सते 14। फिर इसको हम 3 से काट देंगे, 3 से काटेंगे 3 नमा 27 हो जाएगा। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। फिर इसको आप 3 से काटोगे, 3 एकन्नम क्या हो जाएगा? 3। तो यानी जो आपके पास 54 है, 54 54 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बात समझ में आई? अब हमें निकालना क्या है? दोनों का लासा और मासा निकालना है। दोनों का क्या निकालना है? लासा और मासा। तो यहाँ पे हम पहले इसके बात करेंगे मासा की। किसकी बात करेंगे? मासा। मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन हो। आप यहाँ पर
ध्यान दीजिएगा दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। यहां पर भी आपका 2 है, यहां पर भी 2 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पे 2 हो गया। ऊपर 2 है, नीचे अब कोई 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऊपर ये एक 3 दिखाई पड़ रहा है, नीचे भी आपका एक 3 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर भी एक 3 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर भी एक 3 दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक और 3 हो गया। ऊपर 11 है, नीचे 11 नहीं है, तो कुल मिलाकर 2 गुणे 3 गुणे 1 यानी 3 त्रिक्का 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। तो 18 इसका क्या हो गया, मासा हो गया। अब हम बात करते हैं इसके लासा की, लासा की। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा इसका लासा क्या होगा। तो जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। कॉमन आपका क्या है 18, यानी 2 गुणे 3 गुणे 3, इसको लिख लेते हैं जो कॉमन है 2 गुणे 3 गुणे 3। बाकी के जो बचे हुए हैं उनको भी हम आपस में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर 2 बचा है और 11 बचा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और यहाँ पे 11। नीचे वाले में देखो क्या बचा है, 3 बचा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे 3। अब हम इसका गुणा कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा 2 3 का गुणा 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 6 तिरिक 18, 18 दूनी 36, 36। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 36 गुणे और 11 तिया 33, कितना हो गया 33। 36 33 का गुणा कर देते हैं, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 36 33 का गुणा कर देते हैं। 3 छंग 18 और 3 त्रिक्का 9 1 10 हो जाएगा। 3 छंग 18 और 3 त्रिक्का 9 1 10, यहाँ पे आया 8, ये आपका 8 1 और ये आपका 1, 1188 हो गया। कितना आया 1188। तो यहाँ पे मैंने इसका गुणा किया तो 1100 क्या मिल गया 88 मिल गया, ठीक है। तो यानी दोनों का मासा कितना आया 18 और लासा कितना आया 1188। अब हमें इसकी करनी क्या है, जांच करनी है। क्या करनी है, जांच। इसकी जांच कर लेते हैं भाई। जांच में क्या होगा, पहली संख्या गुणे आपके पास क्या होती है दूसरी संख्या, बराबर आपके पास क्या होता है लासा, लासा, और गुणे में क्या होता है मासा होता है। क्या होता है मासा। चलो भाई उठा के दोनों संख्याओं को पुट करते हैं। ध्यान दीजिएगा पहली संख्या है 396 और दूसरी आपके पास क्या है 54, उठा के रख देते हैं। तो ये आपका हो गया 396 और गुणते आपके पास 54 बराबर मासा। लासा कितना निकल कर आया है इसका, लासा आपके पास आया है 1188 मल्टीप्लाई मासा कितना निकल कर आया है इसका 18। तो यहाँ पे हम उठाएंगे 18 रख देंगे, गुणा कर देते हैं 396 का 54 में। तो यहाँ 396 का 54 में जब गुणा करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 4 छंगे कितना हो गया 24 और 4 नवाई 36, 36 दो कितना हो गया 38, 4 तिहाई 12, 12 3 कितना हो गया 15। 5 से करोगे 5 छंगे 30 और 5 नवा 45, 45 3 कितना हो गया 48 और 5 तिहाई 15, 15 4 कितना हो गया 19 हो गया। ये आपके पास 4 और ये आपके पास 8 और ये 8 5 कितना हो गया 13, 9 1 10, 10 1 11, 1 1 2, 21 38 4, यानी दोनों का गुणा करेंगे तो 21। 1 मिनट, पहली संख्या क्या थी 396 गुणे दूसरी क्या है 54, तो दोनों का गुणा किए तो 21 38 4 आया। 21 21 38 कितना आया 4। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं। ध्यान देना है, इसका दोनों का गुणा करते हैं। 11 कितना है 88 है और यहाँ पे कितना है 18 है। 8 अठाई कितना हो गया 64, 8 अठाई 64 और 64 छा कितना हो गया 64 छा, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64 छा कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 70 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 70। 8 का नम कितना हो गया 8, 8 का नम 8 और 8 7 कितना हो गया 15 और 8 का नम 8 और 8 कितना हो गया 9 गुणे 1 अट्ठे कितना हो गया 8, 1 अट्ठे कितना 8, 1 का नम 1, 1 का नम 1, तो ये आपके पास 4, यहाँ पे 8 आया, 8 5 कितना हो गया 13, 9 1 10 1 11 और ये 11 38 4, यहाँ पे 9 1 10 1 11, 1 1 कितना हो गया 2, 21 38 4, यानी इसका हमने गुणा किया तो इसका गुणा भी करने पर कितना आया 21 38 कितना आया भाई 4। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये चीज
प्रूफ हो गई कि पहली और दूसरी संख्याओं का जो गुणनफल है उनके मासा और लासा के गुणनफल के क्या है बराबर। यानी पहली संख्या 396 थी और दूसरी क्या थी 154, यहाँ पे दूसरी क्या थी 54, दोनों का हमने गुणा किया तो 21 38 4 आया और इनका मैंने लासा निकाला और मासा दोनों का गुणा किया तो कितना आया 21 38 4 आया। आई होप कि आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अगला प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात कीजिए। पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम का क्या ज्ञात करना है गुणनफल। तो आइए करते हैं शुरू। ध्यान दीजिएगा कह क्या रहा है, दोनों का एलसीएम और एचसीएफ का क्या निकालना है गुणनफल। चलो पहला प्रश्न है 12 15 21 तीन संख्याएं हैं हमारे पास, तीनों का पहले हम गुणनखंड कर देते हैं। ध्यान देना अभाज्य गुणनखंड। अगर यहाँ पे हम 12 लिखें तो 12 का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिया 12 गुणते 1। यानी 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 बनेगा। ठीक है भाई, अब ध्यान देना एक बात आपको यहां पे ध्यान देना है, एक कोई अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, परंतु अगर हम 12 का गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे क्या होगा 1 होगा। ये आपका अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अगर यहां पर हम 1 को हटा दें तब ये हमारे पास अभाज्य गुणनखंड बन जाएगा। ठीक है, तो 12 का मैंने गुणनखंड किया, हमारे पास ये आया। 15 का अब हम करते हैं तो 15 का जब करेंगे तो 3 गुणे 5 गुणे क्या होगा 1, 3 पचे 15 एक अन्नम 15। 21 का करते हैं, 21 का जब करेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7 गुणे 1 हो जाएगा। यानी तीनों संख्याओं का हमने गुणनखंड कर लिया। 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, 15 का 3 गुणे 5 गुणे 1, 21 का 3 गुणे 7 गुणे क्या हो गया 1। अब हमें इसका निकालना क्या है लासा और मासा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मासा की, किसकी मासा की। तो मासा का मतलब जो सब में कॉमन हो, जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो ध्यान दीजिएगा सब में यहां हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, ऊपर 2 है, बीच वाले में 2 नहीं है, ना नीचे वाले में 2 है, तो 2 कॉमन नहीं है। यहां पे देखो 3 दिख रहा है, ऊपर 3 दिख रहा है, बीच वाले में भी 3 दिख रहा है और सबसे नीचे भी आपका 3 दिखाई पड़ रहा है। तो यानी 3 आपका कॉमन है। ठीक है, अब ऊपर भाई कुछ नहीं है कॉमन, ना बीच में है ना तो नीचे। कुल मिला के हमको 3 सब जगह दिखाई पड़ा और 1 सब जगह दिखाई पड़ रहा है। यानी 3 गुणे आपका 1 बराबर कितना हो गया मासा 3 हो गया। अब हम बात करते हैं लासा की। लासा की यहां पर आप ध्यान दीजिएगा लासा क्या होगा, जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं। यानी 3 गुणे 1 बराबर 3 आपका कॉमन है, 3 आ गया। बाकी के जो बचते हैं सबका गुणा कर दो। ऊपर यहाँ पे 2 2 दिखाई पड़ रहे हैं तो 2 बार हम 2 लिख देंगे। ठीक है, बीच में हमारा 5 दिखाई पड़ रहा है, 5 लिख लेंगे। सबसे नीचे हमारा क्या दिखाई पड़ रहा है 7 दिखाई पड़ रहा है, 7 लिख लेंगे। अब इसका हम गुणा कर देते हैं तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42। यानी आपके पास हो जाएगा ये 420 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 420। अब आपको ज्ञात क्या करना है इस क्वेश्चन में, एचसीएफ गुणे क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे भाई, यहाँ पे आप लिखेंगे एचसीएफ गुणे क्या भाई एलसीएम, क्या निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ कितना आपके पास आया है, एचसीएफ हमारे पास आया है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। एलसीएम कितना आया है आपके पास 420 आया है, गुणा कर दो 3 जीराम 0 हो जाएगा, 3 दूनी आपके पास 6 हो जाएगा, 3 चौके कितना हो गया 12। ये आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का मैंने एचसीएफ गुणे क्या किया एलसीएम निकाल दिया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 17, 23 और 29। तो 17, 23, 29 के हम कर क्या देते हैं गुणनखंड। जब आप 17, 23, 29 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम लिखते हैं 17 के बारे में। ध्यान दीजिएगा 17 का गुणनखंड होगा 17 गुणे 1, 17 गुणे 1। 23 का हम गुणनखंड करते हैं तो 23 का गुणनखंड हो जाएगा 23 गुणे 1 और 29 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 29 का गुणनखंड हो जाएगा 29 गुणे 1। अब ध्यान दीजिएगा हमें इसका निकालना क्या है मासा, क्या निकालना है मासा। तो यहां पे पहले लिखते हैं मासा, मासा बराबर
दोनों में, यानी सभी संख्याओं में कॉमन क्या दिख रहा है? यहां पर देखिएगा एक दिखाई पड़ रहा है, बीच वाले में भी एक और नीचे वाले में भी एक। तो सभी संख्याओं में कॉमन क्या है? एक। तो हमारा मासा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। ठीक। अब बात करते हैं हम लासा की। किसकी बात करते हैं? लासा की। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लासा क्या होगा। जो कॉमन है उसको लिख लेते हैं, कॉमन आपका एक है, मल्टीप्लाई बाकी के जो बचे हुए हैं सबका गुणा कर देते हैं। 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा? 29 हो जाएगा। सबका गुणा करके लिख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 23 का हम गुणा करेंगे 17 में तो कितना आएगा? 7 तिरिक 21 हो गया, 7 दूनी 14, 14 दो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। गुणे एक तिक्के 3 हो गया, एक दुक्के क्या हो गया? 2। यहाँ पे एक आया, 6 3 कितना हो गया? 9, और 2 1 कितना हो गया? 3। 391 आया। अब 391 का हम 29 में गुणा कर देते हैं। किस में गुणा कर देते हैं? 29 में। तो 391 का 29 में गुणा करेंगे तो 9 एक अन्नम कितना हो जाएगा? 9। 9 9 81 हो जाएगा। 9 तिरिक 27, और 27 में हम 8 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 2 एक अन्नम कितना हो गया? 2, और 2 नवा कितना हो गया? 18। 2 नवा कितना हो गया? 18, और 2 तिया 6 कितना हो गया? 7। यहाँ पे आया 9, और ये 2 एक कितना हो गया? 3। 8 5 13 का 3, और 7 3 10 एक कितना हो गया? 11। 11 33 9 आया। 11 33 9, यानी इसका हम गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे हमारे पास आएगा 11 33 9 आएगा। 11 33 क्या आएगा? 9। यानी लासा इसका हो गया 11 33 9, और इसका मासा आपके पास कितना हो गया? 1 हो गया। अब हमें लिखना क्या है? हमें लिखना क्या है? लासा गुणे मासा। हमको लिखना क्या है? लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा लिखना है। लासा गुणे मासा। तो लासा आपके पास कितना आया है? लासा हमारे पास 11 33 9 आया है। 11 33 9, और मासा कितना आया है? 1। गुणा करके आप लिखोगे 11 33 क्या हो जाएगा? 9। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। आई होप कि आपको यहां तक चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है 8 कामा 9 और क्या है? 25। 8 कामा 9 और क्या है? 25। इसका हम पहले गुणनखंड कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 9 का गुणनखंड करते हैं तो 9 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 गुणे क्या बन जाएगा? 1। बगल में क्या है? 25। 25 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इसका निकाल क्या लेते हैं? मासा और लासा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मासा की। किसकी? मासा की। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सब में कॉमन होगा वही इसका क्या होगा? मासा होगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर 2 है, बीच में हमारा कहीं 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है, नीचे भी कहीं 2 नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ऊपर आपका 1 है, बीच वाले में भी 1 है, नीचे वाले में भी 1 है। तो यानी हमारे पास कॉमन केवल और केवल 1 दिखाई पड़ रहा है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1। अब हम इसके बात करते हैं भाई लासा की। किसकी बात करते हैं? लासा। तो लासा जो कॉमन है उसको तो लिख ही लो, और बाकी के जो बचे हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉमन आपका केवल 1 है, गुणे ऊपर क्या क्या बचा? 2 2 2, यानी 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 हम लिख लेते हैं भाई। फिर यहाँ पे देखो सेकंड वाले में 2 बार 3 है, तो 2 बार 3 लिख लेते हैं भाई। लास्ट वाले में देखो 2 बार आपका क्या है? 5, तो 2 बार 5 लिख लेते हैं। सबका मल्टीप्लाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 दुक्के 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिका 24, पचम 25, 25 तिया 75, तो ये हो गया 24 गुणते क्या? 75। गुणा कर देते हैं इसका, इधर देखो भाई, 75 का गुणा कर दो 24 के साथ। जब आप गुणा करोगे तो 4 पंचे कितना हो गया? 20, और 4 सते 28, 28 दो कितना हो गया? 30 गुणे 2 पंचे 10 का 0, और 2 सत्ते 14, 14 एक 15 हो गया। जोड़ दो ये 0, ये आपका 0, 5 3 कितना हो गया? 8, और ये आपका 1800 आ गया। कितना आया भाई? 1800। तो इसका जब आप गुणा करके लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 1800 हो जाएगा। ठीक है। तो मासा कितना निकल कर आ गया? 1, और लासा आपके पास कितना आ गया? 1800। ठीक है। अब हमको लिखना क्या है? मासा गुणे लासा लिखना है। लासा गुणे क्या लिखना है? मासा। लासा गुणे मासा लिखना है। तो लासा कितना निकल कर आया? 1800। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1800। मासा कितना निकल कर आया आपके पास?
1 आया है, तो 1 का 1800 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1800। यही आपका भाई राइट क्या हो गया, आंसर हो गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, आई होप कि यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है HCF, यानी दो संख्याएं आपके पास हैं, एक आपके पास है 306 और दूसरी संख्या है 657। दोनों संख्याओं का HCF आपको 9 दे रखा है। कह रहा है एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। यानी इनका HCF दे रखा है, एलसीएम पूछ रखा है। आप जानते हो कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी आपके पास पहली संख्या गुणे आपके पास जो दूसरी संख्या होती है, वो बराबर होता है HCF और गुणे किसके भाई, एलसीएम के। किसके होता है, एलसीएम। तो दोनों संख्याएं आपको ज्ञात हैं, यहीं पे हम उठा के संख्याओं को पुट कर देते हैं। हल करिएगा इसका, ध्यान दीजिएगा हल इसका कैसे होगा। तो दोनों संख्याओं को यहीं पे उठा के रखते हैं। पहली संख्या आपके पास है 306 गुणे दूसरी संख्या है आपके पास 657 बराबर, इसका क्या दे रखा है, HCF। HCF का मान कितना दे रखा है, 9। तो यहीं पे उठा के हम 9 रख देते हैं, मल्टीप्लाई एलसीएम आपको ज्ञात करना है। एलसीएम के स्थान पे हम केवल एलसीएम ही रख देंगे। बात समझ में आई। अब ये 9 हमारा इधर गुणे में है, इधर कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो इसको हम लिखेंगे 306 गुणे आपके पास ये हो गया 657, डिवाइड में इधर चला जाएगा आपका 9 और इधर आपके पास बचेगा एलसीएम। क्या बचेगा, एलसीएम। 9 से हम इसको भाग दे देते हैं, ध्यान देना। 9 से इसको भाग दो, 9 से जब आप इसको काटोगे तो 9 सत्ते कितना हो गया, 63। 9 सत्ते कितना हो गया, 63। बचा कितना, 2, 7 के पास गया 27 हो गया, 9 तिरिक कितना हो गया, 27। तो यहां पे आपके पास आया 306 गुणे 73 बराबर एलसीएम आ गया। क्या आया, एलसीएम। 306 का 73 में हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे 306 का हम 73 में गुणा करेंगे तो 3 छंगे कितना हो गया, 18। यहाँ पे 18 और 3 तिरिक का कितना हो गया, 9। अब ध्यान दीजिएगा 7 छंग कितना होता है, 42 और 7 यहाँ पे 7 0 0, यहाँ पे 4 आ गया और 7 तिरिक का कितना हो गया, 21। अब यहाँ पे ये आपके पास 8 और ये आपके पास 3 और 9 4 कितना हो गया, 13। 1 1 2 हो गया, यहाँ पे 22। 22 33 8 आएगा, 22 33 कितना आएगा, 8। यानी इसका हमने गुणा किया तो कितना आया, 22 33 कितना आया भाई, 8 बराबर क्या मिल गया, एलसीएम। क्या मिल गया, एलसीएम। और हमें इसी प्रश्न में यही ज्ञात भी करना था, हमें यहां पर यही ज्ञात भी करना था। एलसीएम की वैल्यू कितना आ गई, 22 33 8। ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। ठीक, तो इसका आपके पास एलसीएम कितना निकल आया, 22 33 8। कुछ हमने नहीं किया, सिर्फ आपको मैंने फार्मूला बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे एलसीएम। दोनों संख्याओं का हमने गुणनफल कर दिया, उसके बाद HCF दे रखा था 9 और गुणे में क्या था, एलसीएम। 9 आपका इधर गुणे में, इधर आपका डिवाइड में चला जाएगा, एलसीएम आपके पास आ गया 22 33 8। ठीक भाई, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, यहां पर अगला प्रश्न कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, आपको यहां पे गौर करना है, 6 की पावर n बराबर 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहां पर आप हमारी बात को गौर से सुनिएगा। कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। मेरी बात को आप गौर करिएगा। कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 आएगा। जैसे हम आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने 10 लिखता हूं, क्या लिखता हूं, 10। तो 10 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसका गुणनखंड 2 गुणे 5 गुणे क्या बनेगा, 1। ध्यान दीजिएगा 10 हमारा 0 पर समाप्त हो रहा है और मैंने इसका गुणनखंड किया तो 2 और 5 इसके गुणनखंड में आया है। अगर हम 10 की जगह 20 ले लें, 20, तो 20 का भी जब आप गुणनखंड करोगे तो इसके गुणनखंड में 2 गुणे 5 गुणे
1 आएगा। तो ध्यान देना 20 भी जीरो पे समाप्त हो रही है, लास्ट में देखो जीरो दिखाई पड़ रहा है और इसका मैंने गुणनखंड किया तो 2 और 5 इसके गुणनखंड में आ रहा है। जैसे मैं अगर बात करूं 30 की, किसकी बात करता हूं 30, तो 30 का जब गुणनखंड आप करोगे तो ये आपके पास बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 1 बनेगा। अब यहां पर आप ध्यान देना 30 भी जीरो पे समाप्त हो रहा है, परंतु मैंने जब इसका गुणनखंड किया तो इसके गुणनखंड में 2 दिखाई पड़ रहा है और 5 दिखाई पड़ रहा है। 2 और 5 आपको दिखाई पड़ेगा ही पड़ेगा, इसके सिवाय और भी संख्याएं हो सकती हैं, परंतु अगर कोई संख्या जीरो पर समाप्त हो रही है तो उसके गुणनखंड में 2 और 5 दिखाई देगा ही। अगर एक और एग्जाम्पल के तौर पे लें, 40 ले लेते हैं। 40 का जब आप गुणनखंड करोगे तो ये बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 1। अब यहां पे ध्यान देना ये संख्या भी जीरो पे समाप्त हो रही है और इसके भी गुणनखंड में 2 और 5 हमको दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आपको कॉन्सेप्ट ये ध्यान देना है कि कोई संख्या अगर जीरो पे समाप्त हो रही है, लास्ट डिजिट उसका जीरो है, इसका मतलब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आएगा और इन सभी संख्याओं के गुणनखंड में 2 और 5 दिखाई पड़ रहा है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि हमारे पास n एक प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक का मतलब है कि n का मान 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, डॉट 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 डॉट, ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। यानी n का मान हमारे पास एक प्राकृतिक संख्या है और कह रहा है प्राकृतिक संख्या के लिए 6 की पावर n, 6 की पावर n जीरो पर समाप्त होगी, यानी 6 की पावर n की वैल्यू जो है वो क्या लास्ट डिजिट आपका जीरो होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि किसी संख्या के जीरो समाप्त होने की स्थिति तब होती है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 आए। तो ध्यान देना यहां पर हमारे पास संख्या कौन सी है, 6। क्या है, 6। अगर हम 6 का गुणनखंड करेंगे तो आप बोलोगे कि 6 का गुणनखंड 2 गुणे क्या होगा, 3। तो 2 गुणे 3 की पावर n इक्वल 0। यहां पे आप ध्यान दीजिएगा 2 गुणे 3 की पावर क्या भाई, n इक्वल 0। क्या ये पॉसिबल है, आप ध्यान दीजिएगा 6 का गुणनखंड किए तो 2 और 3 आया, क्या इसमें कहीं 5 दिखाई पड़ रहा है, आप बोलोगे नहीं। अगर यहां पे 5 आ जाता इसके गुणनखंड में तो यानी 6 की पावर n की कोई भी वैल्यू आप रखते वो जीरो पे समाप्त हो सकती थी, परंतु इसके गुणनखंड में हमें कहीं 5 नहीं दिखाई पड़ रहा है। 2 तो दिखाई पड़ रहा है परंतु 5 नहीं है, इसका मतलब ये जीरो पे समाप्त होने वाली नहीं है। आप देख भी सकते हो अगर n की वैल्यू हम 1 रखें तो 6 की पावर 1 की वैल्यू कितना आएगी, 6। यहां पे लास्ट डिजिट कितना आया, 6। अगर n की वैल्यू 2 रखें तो 6 6 जा कितना होगा, 36। यहां पे ध्यान देना लास्ट डिजिट क्या आया, 6 आया। अगर 6 की घात यहां पे 3 रखे तो 6 छंग 36 छक्का कितना हो जाएगा, 216। लास्ट डिजिट क्या आ रहा है यहां पे, 6। यानी अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 आया होता तो ये संख्या जीरो पे समाप्त हो सकती थी, अन्यथा ये जीरो पे समाप्त होने वाली नहीं है। मैंने आपको उदाहरण से ये चीजें क्लियर कर दिया। अब इसको लिखना कैसे है आपको ध्यान यहां पर ये देना है, यहां पे इसको समझ लेते हैं लिखना कैसे है। यहां पे आपको ये समझना है लिखना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। आप लिखोगे चूंकि 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 6 की पावर n कभी शून्य पर शून्य पर समाप्त नहीं होगी, शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि क्योंकि 6 की पावर n के गुणनखंड में गुणनखंड में गुणनखंड में
शून्य पर गुणनखंड में ये आपका गुणनखंड है, गुणनखंड में आप यहां पे लिखिएगा गुणनखंड में कामा 5 नहीं उपस्थित है, 5 नहीं, 5 नहीं उपस्थित है। इसके गुणनखंड में 5 नहीं उपस्थित है, इसलिए इसलिए यह यह शून्य पर नहीं समाप्त होगी, समाप्त होगी। ठीक है। और यहां पे एक बात और लिखिएगा, नोट में आप याद रखिएगा, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होती है, शून्य पर समाप्त होती है, तब उसके गुणनखंड में 2 वा 5 उपस्थित होता है, उपस्थित होता है। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसमें 2 और 5 हमारा आएगा। तो कुल मिलाकर आपको याद रखना है 6 की पावर n का गुणनखंड में आपके पास 5 नहीं उपस्थित है। इसका मैंने गुणनखंड किया, 2 3 अच्छा, इसमें केवल और केवल 2 दिखाई पड़ रहा है, 5 नहीं उपस्थित है, इसलिए यह शून्य पर नहीं समाप्त होगी। ये इसका राइट आंसर हो गया। आई होप कि आप चीजें समझ गए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब आपको बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाई आप ध्यान दीजिएगा, भाज्य संख्या क्या होती है? किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड कम से कम 3 गुणनखंड है, किसी भी संख्या के कम से कम अगर 3 गुणनखंड होते हैं तो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि कोई संख्या भाज्य तब होती है जब उसके कम से कम 3 गुणनखंड हो, उसी को हम बोलते हैं क्या है, भाज्य संख्या। तो आइए दोनों संख्याओं को लेकर देखते हैं क्या दोनों संख्याएं भाज्य हैं। अगर दोनों के कम से कम 3 गुणनखंड आ जाएंगे तो वो संख्या भाज्य होगी। अगर 3 नहीं आ पा रहे हैं गुणनखंड, इसका मतलब वो संख्या भाज्य नहीं है। पहली संख्या हम ले लेते हैं। पहली संख्या आपके पास है 7 गुणे 11, ध्यान देना, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस का 13। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 13 हमको यहां पे कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 13 को हम कॉमन ले लेते हैं। 13 को जब कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 7 गुणे 11 गुणे 13, कॉमन हो गया 1, यहां पे बच्चा क्या भाई, 1 बचा। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब यहां पे ये आपके पास 13 है, 11 सत्ते कितना हो गया, 77, और 77 एक अन्नम 77, और यहाँ पे प्लस का कितना है 1, 77 एक कितना हो जाएगा 78, तो ये हो गया 13 गुणे 78। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 78 को आप लिख क्या सकते हो, 78 को हम लिख सकते हैं 13 गुणे, 78 को 13 गुणे 8 कर, 13 गुणे 6 कर सकते हो। 78 को 13 गुणे 6 कर सकते हो, तो 13 गुणे क्या हो गया 6। अगर 6 को हम अगर तोड़ना चाहें तो 6 को लिख सकते हैं 13 गुणे 6। 6 को अगर हम लिखना चाहें, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, इस संख्या को मैंने हल किया तो इसके गुणनखंड में यहां पे हमको कम से कम 3 से ज्यादा अंक दिखाई पड़ रहे हैं। एक 13, ये दूसरा 13, ये यहाँ पे 2, ये यहाँ पे 3, तो इसके गुणनखंड में हमको 3 से ज्यादा अंक दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब ये संख्या हमारे पास क्या होगी, भाज्य। तो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे आप लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में, गुणनखंड में, गुणनखंड में
3 से अधिक संख्या है, इसलिए यह भाज्य है। इसलिए यह क्या है? भाज्य। क्योंकि यहां पे देखो 3 से ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं, कम से कम आपका 3 दिखना चाहिए। दूसरी संख्या हमारे पास है, दूसरी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरी आपके पास है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस का 5। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे 5 हमारे पास कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। जब 5 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा 7 गुणे 6 गुणे 5, आपका बाहर चला गया, 1 बचा। यहां पे हमारे पास 4 बचा, यहां पे 3 बचा, यहां पे 2 बचा, यहां पे 1 और प्लस 5 बाहर चला गया, तो क्या बचा? 1 बचा। ठीक है, अब हम इसका गुणा कर लेते हैं भाई, ध्यान दीजिएगा। 5 बाहर है, 7 छंग 42 हो गया, यहां पे ये आपके पास 42 हो गया। 4 तिहाई 12, 12 दूनी क्या हो गया? 24 हो गया, और प्लस का यहां पे क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, 42 24 का गुणा कर देते हैं, 42 24 का भाई गुणा कर लेते हैं। देखो 4 दूनी कितना हो गया? 8, और 4 चौके कितना हो गया? 16 हो गया। 2 दूना कितना हो गया? 4, और 2 चौके कितना हो गया? 8 हो गया। तो यहाँ पे 8 आया, 6 4 कितना हो गया? 10, 8 1 कितना हो गया? 9, 9 1 10। यहाँ पे आ गया 1008 आ गया। तो यहाँ पे ये हो गया 5, ये 1008 और प्लस का 1 हो गया। इसको ऐड कर दोगे तो ये हो गया 5 गुणे, ये आपका हो गया 1009 हो गया। अब यहां पर भाई ध्यान दीजिएगा, इसे आप लिख क्या सकते हो? इसे लिख सकते हो 5 गुणे 1009 गुणे 1। तो ध्यान दीजिएगा, इसका गुणनखंड में, इसके गुणनखंड में कम से कम आपको यहाँ पे कितने अंक दिखाई पड़ रहे हैं? 3 अंक। एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, और एक क्या हो गया? 1। तो कम से कम अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 3 अंक उपस्थित हैं, इसका मतलब वो कैसी है? भाज्य संख्या है। तो यहां पे लिख देना अतः, यहां पे आप लिख दीजिएगा अतः, अतः, अतः भाज्य है। अतः क्या है? भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि इसके गुणनखंड में कम से कम 3 अंक क्या है भाई? उपस्थित हैं। बात समझ में आई? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये दोनों संख्याएं भाज्य क्यों हैं, क्योंकि इनके गुणनखंड में कम से कम अगर 3 अंक है तो वो भाज्य है, 3 से ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। एक वृत्ताकार पथ है भाई, एक वृत्ताकार पथ हम बना लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, एक हमारे पास ये वृत्ताकार पथ है। ठीक है, कह रहा है ये खेल का मैदान है, इसके चारों तरफ एक वृत्ताकार ये पथ दिखाई पड़ रहा है। कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को, सोनिया कोई एक लड़की है जिसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। यहां पे चलो भाई हम बना देते हैं सोनिया को। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास मान लो सोनिया है। ये क्या है भाई? सोनिया है। 1 मिनट, थोड़ा अच्छे से इसको हम बनाते हैं। सोनिया, चलो ये आपकी सोनिया है। ये कौन है? सोनिया है। ये सोनिया है। ठीक भाई, अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, सोनिया, सोनिया को एक चक्कर लगाने में, सोनिया को एक चक्कर लगाने में समय कितना लग रहा है? 18 मिनट लग रहा है। फिर कह रहा है जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक लड़का है रवि, यहां पर ध्यान दीजिएगा, रवि है, ये रवि है, रवि, रवि को हम आर से दिखा देते हैं। ठीक है, ये रवि है और ये सोनिया। रवि को इसी का एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं, और सोनिया को इसी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है? 18 मिनट लग रहे हैं। फिर कहता है मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी दोनों दोनों एक ही समय पर एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं और दोनों एक ही दिशाओं में चलते हैं। रवि भी आपका इसी डायरेक्शन में जा रहा है,
सोनिया भी इसी डायरेक्शन में जा रही है। फिर आपसे कह रहा है कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। कह रहा है कि दोनों एक ही दिशा में एक ही समय पे चलना प्रारंभ करते हैं। कह रहा है वे पुनः एक ही स्थान पर कितने समय पश्चात मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहले रवि की बात करते हैं। रवि यहां से चलना प्रारंभ किया, रवि यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है, रवि यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है और चल कर ये रवि यहां से चलना प्रारंभ कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, रवि यहां से चलना प्रारंभ किया, चलकर एक चक्कर इसने अपना पूरा किया। रवि यहां से चलना प्रारंभ किया, चलकर अपना एक चक्कर क्या किया, पूरा। एक चक्कर पूरा करने में उसको समय कितना लग रहा है, 12 मिनट। कितना लग रहा है, 12 मिनट। आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, समय कितना लगा, 12 मिनट। 12 मिनट किसको लगा, रवि को एक चक्कर पूरा करने में। अब यहां पे कौन चलेगा, अब यहां पे चलेगी सोनिया। अब यहां पे कौन चलेगी, सोनिया। जब सोनिया चल के एक चक्कर पूरा की, जब सोनिया चलकर एक चक्कर पूरा की तो सोनिया को समय कितना लगा, 18। ध्यान से हमारी बात को समझते जाना। रवि एक चक्कर चल के पूरा किया, समय कितना लगा, 12 मिनट। सोनिया चलकर एक चक्कर पूरा की, समय कितना लगा, 18 मिनट। अब ध्यान देना, जब रवि फिर से दोबारा चलेगा, एक चक्कर पूरा करेगा, समय उसको कितना लगेगा, 12 मिनट। बात को समझते जाना। रवि जब दोबारा दूसरा चक्कर चलेगा, एक चक्कर पूरा करने में समय कितना लगेगा, 12 मिनट। फिर अब सोनिया फिर यहां से चलेगी, अपना एक चक्कर पूरा करेगी, समय उसको कितना लगेगा, 18 मिनट। मेरी बात को ध्यान देना, समय कितना लगेगा, 18 मिनट। जब रवि फिर दोबारा एक चक्कर चल के पूरा करेगा, फिर उसको समय कितना लगेगा, 12 मिनट। मेरी बात को ध्यान देना। तो रवि जब 3 चक्कर पूरा करेगा तो उसको टोटल समय लगेगा 12 + 12 + 12, यानी टोटल कितना समय लगेगा, 36 मिनट। कितना लगेगा, 36 मिनट। मेरी बात को ध्यान देना, रवि जब 3 चक्कर पूरा करेगा तो टोटल समय उसको कितना लगेगा, 36 मिनट। सोनिया एक चक्कर में समय कितना ली, 18 मिनट। दोबारा चक्कर लगाएगी तो फिर समय कितना लेगी, 18 मिनट। यानी इसको 2 चक्कर पूरा करने में समय लगा 36 मिनट और रवि 3 चक्कर पूरा कर लिया, लगा समय कितना, 36 मिनट। कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, रवि 3 चक्कर लगा लिया, समय उसको कितना लगा, टोटल 36 मिनट। सानिया जो है, सानिया 2 चक्कर लगाई, 2 ही चक्कर में उसको लगा कितना समय, 36 मिनट। क्वेश्चन पूछा क्या है, कितने समय पश्चात वे पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। यानी 36 मिनट के पश्चात, 36 मिनट के पश्चात सोनिया और रवि दोनों फिर से उसी स्थान पे मिलेंगे। यानी यहां से चलकर रवि 3 चक्कर लगा के यहीं पे फिर पहुंचेगा, तो उसी समय सोनिया 2 चक्कर लगा के यहां पर क्या होगी, पहुंच जाएगी। क्योंकि रवि तेज चल रहा है, सोनिया धीरे चल रही है। तो कितने समय पश्चात दोनों मिलेंगे, 36 मिनट के पश्चात मिलने वाले हैं। क्योंकि 36 मिनट में रवि 3 चक्कर लगाएगा और 36 मिनट में सोनिया 2 चक्कर लगाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट रहा, इसको हल कैसे किया जाएगा, अब यहां पे आपको ये समझना है हल कैसे करना है। तो हल करने के लिए हम यहां पे 12 और 18 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, एलसीएम। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, तो यहां पे हम लासा निकाल देते हैं। क्या निकालते हैं, लासा। लासा किसका निकालेंगे, 18 36 का। तो 18 का हम गुणनखंड करेंगे तो 18 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते क्या हो जाएगा, 1। और 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो 12 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते क्या हो जाएगा, 1। अब हमको निकालना क्या है, इसका लासा। क्या निकालना है, लासा। तो लासा इसका क्या हो जाएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। जो कॉमन है उसको हम एक बार लिखते हैं। तो कॉमन दोनों में क्या दिखाई पड़ रहा है, ये 2, तो हम 2 को एक बार लिख लेंगे, ठीक। और कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, दोनों में हमें 3 कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो 3 को एक बार लिख लेंगे। बाकी जो बच गया सबका गुणा कर देंगे। तो ऊपर 3 है और नीचे आपका क्या है, 2। तो यहां पर हम 3 और गुणते क्या कर देंगे, 2। तो ध्यान दीजिएगा, 2 3 6, 6 3 18 और 18 दूनी कितना हो गया, 36। तो आप लिखिएगा, अतः अतः रवि और सोनिया 36 मिनट के पश्चात 36 मिनट के पश्चात
36 मिनट के पश्चात पुनः फिर से मिलेंगे, पुनः फिर से मिलेंगे। आई होप कि यहां तक आप चीजें समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रश्नावली कंप्लीट होती है 1.1। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने मित्र, दोस्त, जितने भी आपके सखा संबंधी हैं, सभी तक आप प्लीज शेयर करिए। हम अगली क्लास में अगली प्रश्नावली पर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।